हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है वो एक साथ पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की बीपीएससी टीआरई और एईडीओ दोनों के अंदर में ये काम आएगा, तो अच्छे से इस पूरे सेशन को देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे पूरा सेशन देखेंगे उनको इस सेशन के तुरंत बाद आप लोगों के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया गया है। ये टेस्ट आप लोगों को देनी है, आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स में आप लोग कहां पर में स्टैंड कर रहे हो, कितना आपने सीखा है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग यहां पर में शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बोला है बिहार के पहले राज्यपाल थे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, एक समय ऐसा था जब 1912 के अंदर में एक प्रांत जो अलग हुआ था वो था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। 1936 की बात है, ठीक है, 1936 के अंदर में 1 अप्रैल 1936 में। तो अब जो बिहार के गवर्नर बने थे, ठीक है, पहले बिहार के राज्यपाल, वो थे फ्रेंड्स सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। जल्दी से लिख दीजिए कि 1936 में जब बिहार राज्य बना, बिहार प्रांत, पहले बिहार एंड उड़ीसा प्रांत हुआ करता था, तो बिहार के पहले जो थे राज्यपाल वो थे डेविड सिफ्टन। ठीक है, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स यहां पर मैं कि पहले गवर्नर बिहार के, ठीक है, अगर आजादी के बाद बोला जाए, ठीक है, आजादी के बाद के, वो थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, और अगर आप लोगों से बोला जाए ब्रिटिश इंडिया के दौरान कौन थे पहले, ठीक है, तो ये थे जेम्स डेविड सिफ्टन। अगर बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो ये आप लोगों को याद रखना है जाकिर हुसैन। ठीक है, बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंड्स ये भारत में राष्ट्रपति रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो भी पहले व्यक्ति जाकिर हुसैन ही थे। चीफ मिनिस्टर बिहार के पहले श्री कृष्ण सिंह जी, और एकमात्र और एक पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बिहार की। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड, राबड़ी देवी। चलिए जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं करते जाएंगे, और मुझे आप लोग बताइए जल्दी से कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है, हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे। ठीक है, हम लोग जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1600 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। देखते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर करके बता देंगे जिन लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करके बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जिन लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को अपनी एनर्जी दी है। तो चलिए, लंबा सेशन है, हम लोग जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में वेयर डिड विनोबा भावे लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये जानते हैं कि भाई उन्होंने कहां पर में स्टार्ट किया था। एक बार देख भी लेते बच्चे क्या आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने कल कर दिया था लाइक, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे थे जो स्टार्टिंग में जैसे ही सेशन लगता है उसके तभी वो लोग सेशन को लाइक कर देते हैं। तो आप लोगों को विशेष धन्यवाद। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इंडिविजुअल सत्याग्रह की, तो 1940 के अंदर में इंडिविजुअल सत्याग्रही पहले विनोबा भावे थे। ठीक है, उन्होंने कहां पर में स्टार्ट किया था, तो पावनार नाम की जगह। प्लीज ये याद रखना आप लोगों ने, 68वीं बीपीएससी में आ चुका है, आगे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एईडीओ के लिए भी पूछा जा सकता है आप लोगों का, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, केवीएस है आप लोगों का, डी ट्रिपल एस भी, हर जगह पे पूछा जा सकता है। सुपर टेट के अंदर में भी पावनार नाम की जगह महाराष्ट्र में, जहां पर मैं ये पूछा था। ठीक है, जहां पर मैं इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और थर्ड नंबर के जो सत्याग्रही थे, ठीक है, वो थे ब्रह्मदत्त। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर में जो है फ्रेंड्स 25,000 से भी ज्यादा लोगों को सत्याग्रह के लिए दोषी ठहराया गया था, उनको सजा हुई थी, लेकिन गांधी जी ने बोला था कि आपको सत्याग्रह करते रहना है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने आंसर करना है। तो 1940 में स्टार्ट हुआ था, और आंसर हो जाएगा आप लोगों का विनोबा भावे। अब हम लोग जो है फ्रेंड्स रिवीजन करते चलेंगे। पावनार नाम की जगह है, ठीक है, लिख देंगे आप लोग, पावनार नाम की जगह है महाराष्ट्र में, जहां पर में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, पावनार। तो कहां स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज उसको भी याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तबाकत अकबरी विच इज फेमस कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल्स अकबरनामा। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो तबाकत अकबरी है ना, इसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अकबरनामा के, क्योंकि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, और अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में दरबारी थे, उनके लंगोटिया यार भी थे। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, और तबाकत अकबरी किसने लिखी है, जिसको ज्यादा कई बार क्रेडिबल मान लिया जाता है। बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का।
गुलबदन बेगम आंसर लगा रहे, कुछ कुछ निजामुद्दीन अहमद लगा रहे, कुछ हमीद लाहौरी लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी, पूरा इनका नाम था। ठीक है, और ये जो मिडिवल हिस्ट्री उस समय के एक इतिहासकार है। ठीक है, तो निजामुद्दीन अहमद या जिनका नाम ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी पूरा नाम था। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी, इन्होंने तबाकत अकबरी नाम की पुस्तक लिखी है। इसको हम लोग ज्यादा रिलायबल इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिपेंडेंट होकर लिखी थी ये पुस्तक। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर, और वो अकबर के समय काल के अंदर में एक पद पर थे। ठीक है, मीर बख्शी के पद के ऊपर में थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं था अकबर का प्रभाव कि भाई यही लिखो या वो लिखो करके। इसी वजह से तबाकत अकबरी को ज्यादा रिलायबल माना जाता है अकबरनामा के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होकर आ सकता है, तबाकत अकबरी किसने लिखी है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने जो है पादशाह नामा लिखी है, पादशाह नामा। अब प्लीज इसको मतलब गलत मत लेना, ये बादशाह का ही, ठीक है, बादशाह का ही एक फारसी शब्द रूपांतरण है उसका। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर ये कौन सा वाला है, मतलब इसको भी रिकॉर्ड करते थे क्या वो लोग? नहीं भाई, वो नहीं करते थे। ठीक है, बादशाह नाम है एक, बेसिकली समझ लीजिए अगर हमारी भाषा में समझो उसको तो। अब्दुल हमीद लाहौरी, और ये शाहजहां के समय काल में लिखी थी उन्होंने। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने हुमायूं नामा लिखी, और ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी जो थे उन्होंने, ठीक है, तबाकत अकबरी लिखी है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे सेशंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे जो कि हम लोग यहाँ पर मैच करने वाले। कितने लोग एक्साइटेड है आज, और कितने लोग प्रण लेते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आज जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे? मैं अपनी टीम की तरफ से आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर मैं पूरी जान लगा देंगे, हर एक व्यक्ति आप लोगों के लिए जान लगा देगा। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताइए, और सेशन को लाइक करके जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो कर दीजिए। अगले 4 मिनट का टारगेट रखते हैं हम लोग यहाँ पर में कि 3000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए, और कम से कम 5000 बच्चा यहाँ पर में जुड़ जाना चाहिए। जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। नाउ चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एकदम गोली की रफ्तार से। ये आप लोगों के लिए मौका है। 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि 2025 के शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स की जो देश की मेजबानी है वो कौन से देश ने की थी? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना है आप लोगों ने। तो ब्राजील ने की थी फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ब्रिक्स समिट जो है ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर में आयोजित हुई थी। आप लोगों को एक और चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट वर्ल्ड। जस्ट वर्ल्ड का मतलब होता है जिसको, जहां पर में जस्टिस हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट वर्ल्ड, जस्ट जहां पर में जस्टिस हो। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 11 देशों के मेंबर्स जो है इसके अंदर में आए थे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स इसने पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया था। ठीक है, तो सबसे न्यूएस्ट जो है फ्रेंड्स मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सबसे न्यूएस्ट मेंबर ब्रिक्स का। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ब्रिक्स लीडर की कॉन्क्लेव हुई थी, एनुअल समिट आप लोगों की जुलाई के अंदर में, इसको रियो समिट के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ब्रिक्स की रियो समिट, रियो डिक्लेरेशन इसके अंदर में दिया गया था। चलिए, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी लोग। वैसे तो इसमें आप बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं, लेकिन जब ब्रिक्स की बात होती है तो ब्रिक्स का रूप क्या है ये बताएंगे आप लोग। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं। बताइए यहाँ पर मैं फ्रेंड की 2026 के अंदर में ब्रिक्स की मेजबानी कौन करने वाला है? फास्ट देखते हैं कितने लोग बच्चे आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में। 2026 की ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वीडन नहीं आता इसके अंदर में, स्पेन नहीं आता इसके अंदर में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इससे बना तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, फिर ब्रिक्स बना। ठीक है, और अब जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में काफी सारे देश और जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2026 के अंदर में इसकी मेजबानी इंडिया को मिली है। हर कोई बच्चा लिखेगा यहाँ पर में, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, एईडीओ की एग्जाम क्लियर करनी है, टीचिंग परीक्षा एकमात्र सॉल्यूशन है, टीआरई की प्रिपरेशन करनी है, टॉप रैंक में आना है टीचिंग परीक्षा। मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं, अभी के अभी लिखो यहाँ पर में, इंडिया 2026 की मेजबानी करने वाला है। मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप लोग यहाँ पर में बेहतरीन तरीके से लिखते जाओगे, आपका जो है रिस्पॉन्स मुझे दिखते रहेगा। चैट रेट यहाँ पर में चल रहा है फ्रेंड्स आपका
बढ़िया तरीके से ऐसे लिखते जाइए। इंडिया 2026 की मेजबानी करने वाला है। अब एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि ब्रिक्स का जो है बैंक कौन सा है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स ने अपना एक बैंक स्टार्ट किया था, एनडीबी, ठीक है, ओके, एनडीबी यहां पर मैं स्टार्ट किया था, ये इधर में लिख देता हूं मैं, एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इसका नया मेंबर कौन बना है, ठीक है, नया मेंबर कौन बना है, ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। अल्जीरिया जो है फ्रेंड्स नया मेंबर बना है और वियतनाम उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है, ठीक है। कौन सा देश उसका नया मेंबर बना है, न्यू मेंबर, ठीक है, न्यू मेंबर, इसको याद रखेंगे आप लोग, अल्जीरिया, अल्जीरिया इसका नया मेंबर बना है। और नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन बना है उसका, तो वियतनाम, वियतनाम, ठीक है। तो नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन जुड़ा है, मेंबर नहीं है ये, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जुड़ा है, आगे जाकर हो सकता है कि मेंबर भी बन जाए, ठीक है। तो वियतनाम जो है नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है, तो अल्जीरिया बना है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी के सभी, इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इंडिया जो है 2026 की मेजबानी करने वाला है। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको बता दूं, और जितने बच्चे हैं वो हर एक बच्चे ने कमेंट में आंसर करना चाहिए यहां पर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2025 में ब्रिक्स में रणनीतिक साझेदार के रूप में, ठीक है, कौन सा देश शामिल हुआ है, आप लोगों ने आंसर करना है स्पीड में। मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक संस्था है फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो जो ओरिजिनल ब्रिक्स था, ठीक है, 2021 के समय तक भी उसके अंदर में 40%, पूरे दुनिया का जो है फ्रेंड 40% ट्रेड यहां पर में जो है वो होता था, ठीक है। अब ये 45% बन गया है नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले में, और 50% है पीपीपी, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में। मतलब अगर जीडीपी के मामले में बात करेंगे हम लोग, तो 45% जीडीपी ये जो देश है ब्रिक्स के 11 उनके अंदर से आता है। तो ब्रिक्स में रणनीतिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो वियतनाम हुआ है। अभी आपको बताया यार, रणनीतिक साझेदार के रूप में वियतनाम। और नया जो है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर में और एनडीबी के अंदर में रणनीतिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, ठीक है, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में, ओके, वियतनाम। और एनडीबी का, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर, तो वो अल्जीरिया बना है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों की 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। अच्छा, G7 ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G7 का मतलब होता है फ्रेंड्स दुनिया के 7 सबसे, ठीक है, जो बड़ी शक्तियां है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है उनके बारे में बात हो रही है, सबसे बड़ी महाशक्ति, ठीक है। तो 7 कौन कौन से देश है ये भी आप लोगों को बताना है। G7, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे G7 की, तो G7 की जो मेजबानी है वो कनाडा के अंदर में की गई थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। कनाडा के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है कैनानसिक, ठीक है। तो यहां पर में इसको आयोजित किया गया था। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर में बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है, कैनानसिक जो जगह है, काफी सारे यहाँ पर मैं प्रस्ताव लेकर आए, जैसे कि जो है बेसिकली बात करूं, वन चाइना पॉलिसी का भी रेफरेंस वहां पर में आया था, ठीक है। उसके बाद में एआई के ऊपर में जोर दिया गया, उसमें इजराइल और ईरान का जो युद्ध उस समय में चल रहा था उसके ऊपर में बात की गई, ठीक है। तो कनाडा के अंदर में ये आयोजित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो कैनानसिक नाम की जगह है कनाडा के अंदर में, ठीक है, वहां पर में ये आयोजित हुआ था, तो G7 की समिट, ठीक है, कैनानसिक में ना। अब देखिए यहां पर में क्या हुआ है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में इसमें इस समिट में जो है वो किया गया है, ठीक है। चाइना की जो जो वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है, उसको जो है फ्रेंड्स क्या किया गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कंडेम किया गया है, उसकी भर्त्सना की गई है कि चाइना जो है वो ताइवान को मान्यता नहीं दे रहा, ताइवान बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई उसको देश, बहुत सारे देश उसको देश मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको ताइवान को थोड़ा सा और पावरफुल बनाया जाए, ठीक है। तो कैनानसिक नाम की जो जगह है वहां पर में जून 2025 में 51वें G7 समिट की जो है वो बैठक हुई। तो 51st नंबर का था, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, G7 समिट 51st नंबर का G7 समिट, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए
नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में इंडिया जो है उसको इनवाइट किया गया था आउटरीच सेशन के अंदर में, इंडिया भी उसके अंदर में था, बाकी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जो है उनको भी बुलाया गया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको बुलाया गया, ठीक है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे और भी देश थे जिनको बुलाया गया था, ठीक है, इसके अंदर में ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए। अदरवाइज वहां पर में तो 7 सबसे बड़ी जो शक्तियां है वो उसके मेंबर्स है। 2025 की G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य एजेंडा क्या था? आपको बताना है मुख्य एजेंडा क्या था इसके अंदर में। मतलब हर साल क्या करते हैं वो लोग, एक एजेंडा लेके चलते हैं। बातचीत बहुत सारे मुद्दों पर होती है, लेकिन एक कोई मुद्दा होता है जिसके ऊपर में ये लोग बैठक करते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों ने कौन सा वाला मुद्दा था जिसके ऊपर में बैठक की गई। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में जो है वो आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इसकी, तो यहाँ पर मैं बोला गया है नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करना, डिफेंडिंग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। क्या हो रहा है ना कि इंटरनेशनल सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ठीक है। इवन वो रूल बेस्ड भी है, फिर भी रूल्स का पालन ही नहीं हो रहा है, तो उनको डिफेंड करना। अदरवाइज क्या होगा कि दुनिया में सारे के सारे, कोई एक देश में एक सन की तानाशाह या एक सन की नेता आ जाएगा और वो अपने हिसाब से सारी की सारी चीजें बिगाड़ देगा। जबकि हमारी दुनिया के अंदर में कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जो रूल से चलती है, रूल से बनी है, रूल से चलती है। तो आप लोग बताइए कि उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है या नहीं? जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका मजाक बना के रख दिया गया है। कई जगह पे तो ट्रंप ने खुद ने बना के रखा है, कई जगह के ऊपर में दूसरे राजनेताओं ने बना के रखा है, कई जगह पे चाइना ने बना के रखा हुआ है उसका मजाक। उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड, डिफेंडिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज है आप लोगों की, ठीक है। तो डिफेंडिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम लिख दीजिए आप लोग। G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था, ये कहां पर में हुआ था? ये अभी कनाडा के अंदर में आयोजित हुआ था G7 की समिट, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब एक और चीज है आप लोगों की, ठीक है। कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर G7 के अंदर में कंट्रीज है कौन कौन सी, ठीक है। तो प्लीज ये याद रख लीजिएगा आप लोग। अब एक चीज है, देखो ध्यान से समझना, कनाडा के अंदर में आयोजित हुआ, भाई कनाडा तो इसका मेंबर होगा ही ना, ठीक है। तो कनाडा इसका एक मेंबर है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा यूएसए है, उसके भाई यूएसए महाशक्ति है, यूएसए भी इसके अंदर में पार्ट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखेंगे आप लोग। तीसरा जो है फ्रेंड्स फ्रांस, आप लोगों ने याद रख लेना है, फ्रांस है। चौथा जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है। पांचवा इटली इसका जो है फ्रेंड्स मेंबर है, इटली इसका मेंबर है। इसके अलावा जापान और यूनाइटेड किंगडम भी, ठीक है। तो यहां पर मैं पहले यूके लिख देता हूं और फिर बाद में जापान। जापान जो है फ्रेंड्स उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत तरक्की की है, ठीक है। तो जापान, ये 7 है G7 कंट्रीज, प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो G7 कंट्रीज, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान। लिख दो कमेंट के अंदर में हर कोई बच्चा, जल्दी जल्दी से, सभी के सभी बच्चे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आप लोगों को बताना है कि G7 शिखर सम्मेलन में किस गैर G7 देश को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। बहुत सारे देश थे जिनको आमंत्रित किया गया था, तो किसको किसको आमंत्रित किया गया था ये बताएंगे आप लोग। कौन से जो है देश है जिनको आमंत्रित किया गया था? देखो इंडिया को आमंत्रित किया गया था, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ब्राजील को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको को, ठीक है, यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया था इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, आपका साउथ अफ्रीका जो है, ब्रिक्स का जो एक देश है साउथ अफ्रीका, उसको आमंत्रित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को क्या, साउथ कोरिया को भी किया गया था, नॉर्थ कोरिया को नहीं, साउथ कोरिया को किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया था उसके अंदर में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ कोरिया। तो ये देश थे जिनको आमंत्रित किया गया था। तो आंसर यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अब हो जाएगा, क्योंकि भारत, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये ऐसे देश है जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए G7 मेंबर्स के साथ साथ में। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंडिया के साथ साथ में ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वह कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बताइए जल्दी से, बिहार के अंदर में मौजूद थर्मल पावर प्लांट। बिहार में मौजूद जो है थर्मल पावर प्लांट का नाम बताना है आप लोगों ने।
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर लगाने हैं। अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर में थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा बरौनी। कौन से जिले के अंदर में, ये आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। इसके बाद में फ्रेंड्स तालचेर की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ये उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। और नेवेली की बात करूं तो ये तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर में। ओके, तो बरौनी बिहार के अंदर में, और ये अपने आप में तालचेर भी पूछा जाता है, अपने आप में नेवेली भी पूछा जाता है, तो प्लीज इनको भी याद रखना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इनको याद ही नहीं रखा। ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कई सारे ऑयल रिफाइनरीज है, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उनके बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री की है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हमारे भारत में मौजूद है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ऑपरेटेड है। ठीक है, नायरा एनर्जी रिफाइनरी वडीनार गुजरात के अंदर में है। गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा पंजाब में है। ठीक है, मनाली रिफाइनरी, अब मनाली नाम सुन के सब अब नॉर्थ इंडिया मत पहुंच जाना, ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए चलाई जाती है, चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक है, नुमालीगढ़ पूछा जाता है, असम के अंदर में है। ठीक है, बाड़मेर राजस्थान के अंदर में है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाई जाती है, मथुरा में है। और बरौनी जो है फ्रेंड्स ऑयल रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट के अलावा वहां पर में बरौनी ऑयल रिफाइनरी भी है। ठीक है, तो ये बिहार के अंदर में, बरौनी के अंदर में। जल्दी से आप लोग बता देंगे कि बरौनी कौन से जिले के अंदर में लोकेटेड है। स्पीड में आप लोगों का आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलो एक लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर मैं। भारत के अंदर में जो ऑयल रिफाइनरीज है, क्या आप लोगों का इसके ऊपर में आज का केबीसी के अंदर में इसकी टेस्ट ली जाए क्या, इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस, हाँ या ना? कितने लोगों को केबीसी पसंद आ रहा है? 12 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है, तो देखिए डिगबोई जो है कहां पर में है, ये आसाम के अंदर में। और भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी 1901 में लगाई गई थी। भारत क्या पूरे एशिया की सबसे पहली थी ये। ठीक है, नूनमती, ठीक है, गुवाहाटी के अंदर में मौजूद है नूनमती ऑयल रिफाइनरी, आसाम के अंदर में। ठीक है, बोंगईगांव, ठीक है, आसाम के अंदर में है। नुमालीगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसाम के अंदर में है। ठीक है, उसके बाद में मनाली ऑयल रिफाइनरी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, नागपट्टिनम तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको अगर बताओ जो पूछा जाता है उसके अंदर में बरौनी पूछा जाता है, यहाँ पर में बिहार में है, 1964 में बनाया गया था इसको। ठीक है, कोयली कहां पर में है, गुजरात के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नायरा एनर्जी, नायरा पेट्रोल पंप भी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, वडीनार गुजरात के अंदर में बनाया गया है। बाड़मेर गुरु गोबिंद सिंह बहुत ही फेमस, ठीक है, भटिंडा पंजाब के अंदर में। और जामनगर विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की सबसे बड़ी गुजरात के अंदर में है। प्लीज इनको याद रखिएगा, ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। और आज के केबीसी में इनमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जो बच्चे केबीसी में ज्वाइन नहीं हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। ओके, नाउ हु अमंग दीज वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। जल्दी से रिवीजन के तौर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, बिहार के पहले गवर्नर, 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो बिहार के पहले गवर्नर थे सर जेम्स डेविड सेफ्टन, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, तब ये जेम्स डेविड सेफ्टन जो है ये बने थे बिहार के गवर्नर। नाउ टीचिंग परीक्षा को आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, ठीक है, आप बहुत सराह रहे हो। ठीक है, न्यू ऐप जो ऐप 2.0 है टीचिंग परीक्षा का, सबसे बड़ा अपडेट जो आया है उसमें TRE 4 में फोटो न्यूज़पेपर में रैंक के साथ में आएंगी, बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि उनको जो है पसंद आ रहा है, केबीसी पसंद आ रहा है, उनको न्यू ऐप पसंद आ रहा है, उनको टेस्ट मेकर जो है आपका जो टेस्ट आप लोगों को क्रिएट करने का ऑप्शन हमने दिया है वो पसंद आ रहा है। अब बच्चों को अब आप वहां पर में लाइव क्लास में, पेड लाइव क्लास में आगे और पीछे होने का जो ऑप्शन मिल गया आपको, पीछे जाके आप देख सकते हो, वो भी पसंद आ रहा है बच्चों को। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक फीचर जो है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, एक आपका फीचर मैं भूल गया वो बताना, लेकिन आप लोगों के लिए, मान लो आपने अटेम्प्ट दिया, टेस्ट आपने अटेम्प्ट की, ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में आप लोगों के मान लीजिए कि कोई एक एक्स स्कोर आया, ठीक है, फिर आपने री अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में आप लोगों का वाई स्कोर आया, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट दिया आप लोगों ने, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर में आपका जेड स्कोर आया। आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट 1 2 3 4, आप वहां पर में हर अटेम्प्ट का अपना स्कोर कभी भी जाकर देख सकते हो। वहां पर में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन हमने दे दिया है, वहां पर में आप लोग क्लिक करोगे और आप देख लोगे कि कौन सा अटेम्प्ट का आपको स्कोर देखना है। आप जितने अटेम्प्ट देते हो वो सारे के सारे अटेम्प्ट के स्कोर अब यहां पर में सेव्ड होंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, आप लोगों के अटेम्प्ट सेव होंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हो गई है,
हर अटेम्प्ट में आपका रैंक कितना था, दूसरे अटेम्प्ट में आपका रैंक कितना था, मतलब आप इंप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। जितने भी अनलिमिटेड बार आप देख सकते हो 1 2 3 4 अटेम्प्ट जितने भी रहेंगे, हर बार हर अटेम्प्ट का आपको रैंक और जो है आपने कौन से क्वेश्चन सही किए थे पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कौन से सही किए थे, सब आपको मिल जाएगा वही के वही। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? बताइए जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिहार के कौन से जिलों के साथ, ठीक है, कौन से जिले जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं? एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि चंपा है, ठीक है, चंपा और सीता ये क्या कर रही थी? मधु बना रही थी, मधु, मधु बना रही थी, मधु मतलब शहद बना रही थी। तभी वहां पर में क्या आ गया? ठीक है, सांप आ गया। ठीक है, ठीक है, सांप आ गया वहां पर में, और तभी वो चिल्लाई, अरे रिया, अरे रे। ठीक है, ठीक है, कृष्ण भगवान हमको बचा लो। ठीक है, कृष्ण भगवान हमको बचा लो। तो चंपा से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, मधु से, ठीक है, मधुबनी, सुपौल से सांप से सुपौल, ठीक है, अरे अरे रे 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 तो अररिया, और कृष्णा किशन जी हमें बचा लो तो किशनगढ़, किशनगंज। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैं देख सकते हो आप, मधुबनी है, ठीक है, किशनगंज है, ठीक है, सीतामढ़ी भी है। तो तीनों के तीनों जो है नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो आप लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आपको जो है फ्रेंड्स यहां पर में ये भी लग गया आपकी। अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, पश्चिम से वेस्ट से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, वेस्ट से स्टार्ट करते हुए आप लोग जो है वो ईस्ट के तरफ में सारे जिले नेपाल के जो सीमा है उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, वेस्ट से स्टार्ट करते हुए ईस्ट तक। ओके, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, कितने जिले हैं ये भी आप लोग लिख देंगे मुझे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है आपका? तो ये नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस, अपने आप में एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किसके सम्मान में, किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। तो राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर। बहुत बड़े किसान नेता और भारत के अंदर में प्रधानमंत्री भी बने थे कुछ समय के लिए, तो चौधरी चरण सिंह जी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चौधरी चरण सिंह जी के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी बहुत कम समय के लिए, ठीक है, भारत के 1979 से 1980 तक भारत के जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कम समय के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में। सबसे पहले तो लिख दीजिए कमेंट में कौन से तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। हर कोई बच्चा लिख देगा। मंगल पांडे किस पैदल सेना के एक सिपाही थे? बताइए आंसर क्या होगा इसका। मंगल पांडे कौन सी सेना के सिपाही थे? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, 33वीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। ठीक है, 34वें नंबर की बंगाल की जो सेना की टुकड़ी थी उसके मेंबर थे। तो आंसर यहां दिया नहीं है 34वें नंबर की, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ई। कितने लोगों ने सही लगाया है जल्दी बता दीजिए, और कमेंट के अंदर में लिख भी देंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, तो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे मंगल पांडे। ठीक है, चलो मंगल पांडे जी के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया था। 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर बैरकपुर के अंदर में गोली चला दी थी। ठीक है, जिसके आरोप में उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई बैरकपुर के अंदर में। 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। उन्होंने गोली कब चलाई? 29 मार्च 1857 को, और कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, नाउ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गोली चलाई। ठीक है, और उनको फांसी दे दी गई बाद में।
बाद में जो है फ्रेंड्स उसके कुछ समय बाद, उनको फांसी दिए जाने के कुछ समय बाद 9 मई 1857 को आते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं मेरठ में कुछ सिपाही जो है वो ड्रिल कर रहे थे, मॉक ड्रिल कर रहे थे, मतलब युद्ध अभ्यास कर रहे थे, नई जो आई थी बंदूक उसका। उन्होंने मना कर दिया इसको यूज करने से, क्योंकि उसके ऊपर में आरोप था कि काऊ का और पिग का जो है ग्रीस लगा हुआ है, उसके फैट का ग्रीस लगा हुआ है। तो 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। इस घटना के कुछ महीने की बात है, ठीक है। तो 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर में भी विद्रोह हो गया था। तो मेरठ 1857 का जो विद्रोह है, एक्चुअली उसकी पहली गोली ऐसा माना जाता है कि मंगल पांडे ने चलाई थी, लेकिन एक्चुअल में जो हम शुरुआत मानते हैं 1857 के विद्रोह की, वो 10 मई 1857 से मानते हैं, मेरठ से। इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के दांडी मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी ने अपने 60 अनुयायियों के साथ मार्च प्रारंभ किया, ठीक है। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये मार्च, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दांडी यात्रा निकाली थी गांधी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है। गांधी जी ने अपनी यात्रा 60 अपने फॉलोअर्स के साथ में स्टार्ट की थी, ये बोल रहा है। तो देखिए पहला वाला तो सही है आपका कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन गांधी जी 60 फॉलोअर्स के साथ में नहीं थे, ठीक है। वो 78 फॉलोअर्स के साथ में थे अपने, 78 गांधी जी प्लस 78, ओके। तो आंसर यहां पर में क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ए आंसर लगाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। एग्जामिनर ऐसे ही कराएगा आप लोगों को, ऐसे ही घुमाएगा, बट टीचिंग परीक्षा आपको हर एक वो चीज, हर एक वो संभव चीज जिसके जो आप कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर में ऑप्शन नंबर 2, यहां पर में हो जाएगा ओनली 2, नॉट करेक्ट। समझ में आया क्या अभी? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार अगर समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने देखनी, अच्छे से समझनी है, सोचनी है, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा, ओके, ओनली 2, क्योंकि गलत वाला पूछा था आप लोगों से। अब देखिए 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, ठीक है। तो ये 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन 17वें नंबर का था, ब्राजील में आयोजित हुआ, ठीक है, ब्राजील में। और ठीक है, आप लोगों का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नॉन ऑफ दी अबव, कौन सा था? जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उस लोगों उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी प्लीज अभी से भी कम से कम पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसका था, ठीक है, फॉर मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, ये इसकी मेन थीम थी। G7 की क्या थी? G7 की जो है फ्रेंड्स ये थी कि डिफेंड करना है, ठीक है, संस्थाओं को, जो इंटरनेशनल रूल्स है उन संस्थाओं को हमें डिफेंड करना है। लेकिन ब्रिक्स की जो थी वो क्या थी? वो थी फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो के अंदर में आयोजित हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा विच कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2025, बताइए जल्दी से। दो हजार पच्चीस में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। वियतनाम जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे ये आप लोग देख सकते हो। नए सारे जो मेंबर्स है फ्रेंड्स वो जुड़ते जाएंगे अब ब्रिक्स के साथ में और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में भी, ठीक है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है इसके, ये मैं ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ये फाउंडिंग मेंबर है, ओके। बांग्लादेश इसका मेंबर बना, बांग्लादेश अभी फिलहाल ब्रिक्स का मेंबर नहीं है लेकिन वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गया है। यूएई ब्रिक्स का मेंबर भी बन गया और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर भी बन गया है। इजिप्ट, ठीक है, और अल्जीरिया, अल्जीरिया भी उसका मेंबर नहीं बना लेकिन इसमें बन गया है वो, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर में अब कितने मेंबर्स हो चुके हैं? पहले 5 थे और अभी 4 और मतलब
अभी इसको मिलाकर, अल्जीरिया को मिलाकर 4, तो टोटल 9 देश हो गए न्यू डेवलपमेंट बैंक में। देखो ब्रिक्स अलग है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग है। ब्रिक्स का ही बनाया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने के लिए अलग प्रक्रिया है, इसी वजह से 9 मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर में। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है फ्रेंड्स 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, इसके अलावा इसका ये तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के अंदर में क्षेत्रीय कार्यालय भी है, रीजनल ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके थे, और अभी बांग्लादेश, यूएई, मिस्र मतलब इजिप्ट, और अभी हाल ही में अल्जीरिया इसका मेंबर बना है। उरुग्वे अब संभावित सदस्य हो सकता है, उरुग्वे ने अपनी एप्लीकेशन डाली है कि हमें भी मेंबर बना लो। 2025 की G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। G7 का कहां पर में आयोजित हुआ था? ये 4000 के हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी से एक बार अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। तो देखिए कानानास्किस, ठीक है, अल्बर्टा कनाडा के अंदर में ये जगह है जहां पर में ये आयोजित हुआ था, कनाडा में। ठीक है, कनाडा के कानानास्किस नाम की जगह है जो कि अल्बर्टा नाम के राज्य में है कनाडा के। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 की G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कनाडा के कानानास्किस अल्बर्टा में हुआ था। ये कौन से नंबर का था? 51 नंबर का था। ठीक है, और 51वें नंबर का ये सम्मेलन था, और उसकी वर्षगांठ के 50 वर्ष भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 50 साल भी उनको कंप्लीट हो चुके हैं। अब 51वें नंबर का उन्होंने बनाया, 50 साल पूरा कंप्लीट हो गया उसको। ठीक है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पर में बेसिकली सेलिब्रेट किया, और इंडिया को भी इसके अंदर में बुलाया गया था, इंडिया, मैक्सिको, यूएई वगैरह। ओके, 2025 तक कनाडा ने किसने G7 सम्मेलनों की मेजबानी की है? मतलब कनाडा का ये कितनेवें नंबर का G7 मेजबानी थी, ये भी पूछा जा सकता है। कनाडा ने की है ना इस बार, तो कनाडा की ये कितनेवें नंबर की मेजबानी थी G7 की? तो एक तो ये याद हो गया आपको कि कनाडा ने की, रिवीजन हो गया आपका। उससे पहले कनाडा ने जो है 1981 के अंदर में ओटावा में की थी, 1988 के अंदर में टोरंटो नाम की जगह है वहां पर में की थी, 1985 के अंदर में हैलिफैक्स नाम की जगह में की थी। ठीक है, 2002 में ही कैनान्स्किस नाम की जो जगह भी जहां हुआ वहां की थी। ठीक है, 2010, 2018। तो अभी ये टोटल जो है फ्रेंड्स ये कितने में नंबर का था इसका, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये टोटल 6वें नंबर का था उसका। ठीक है, 6वें नंबर का, तो 6 बार कर चुके हैं वो। ओके, प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोगों ने। 2025 का मिला के 6 बार उन्होंने आयोजित किया है अब तक। पहले 5 बार कर चुके थे, ये 6वें नंबर का था। ठीक है, कनाडा ने। नाउ निम्नलिखित में से किस विधेयक का मसौदा डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, आम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था, वो पास नहीं हो पाया था, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत थे। हिंदू कोड बिल, अभी जो हिंदू कोड बिल है ना, इसको आप लोगों ने एक चीज समझनी है फ्रेंड्स की इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की कोशिश थी। बाद में आखिरकार वो हिंदू कोड बिल पास हो गया, जिसमें तलाक, शादी से रिलेटेड जो मामले थे, स्त्रियों के अधिकार थे, पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड ज्यादा था। ठीक है, तो ये हिंदू कोड बिल का मसौदा डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने तैयार किया था जब वो कानून मंत्री थे, लेकिन वो पास उस समय में हो नहीं पाया पूरी तरह से, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में जाकर हिंदू कोड बिल को फिर पास किया गया। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के वजह से, इसी के पास ना हो पाने की वजह से डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने इस्तीफा भी दे दिया था बाद में जाकर। ठीक है, चलिए, तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। वैसे कैबिनेट से पहली बार इस्तीफा देने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था आजाद भारत के अंदर में, पहले मंत्री बन गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में इन्होंने जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, नासिक के अंदर में स्टार्ट किया था 1930 में। कालाराम टेम्पल है नासिक में, वहां पर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट बड़ा वो हुआ था, झगड़ा हुआ था कि टेम्पल एंट्री, जब कपाट बंद कर दिए गए थे, 4 कपाट थे उसके कालाराम टेम्पल के, चारों के चारों कपाट बंद कर दिए गए थे। चारों कपाट के पास में जो
अंबेडकर जी उन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया था कि जैसे कपाट खोलेंगे वैसे सबसे पहले हम जाएंगे। वो रथ खींचने की प्रथा थी वहां पर में, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था कि आधे रास्ते तक जो ब्राह्मण है वो खींचेंगे और आधे रास्ते तक जो अछूत माने जाते हैं उनको खींचने दिया जाएगा बड़े निगोशिएशन के बाद में। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वहां दंगे हो गए, बहुत ज्यादा दंगे हो गए, कई सारे लोगों को चोट आ गई थी, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी। तो कलाराम टेम्पल जो है फ्रेंड नासिक में, जहां पर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में और उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए अलग अलग जगहों पे। ओके, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी उन्होंने स्थापना की थी 1936 के अंदर में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हिंदू कोड बिल उन्होंने बनाया था 1948 में, काफी लंबे समय तक ये अटका रहा, जब वो पास नहीं करवा पा रहे थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया बाद में। अदरवाइज वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, पहले मंत्री। उनके अलग कारण थे। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर का लेखक कौन है ये बताना है आप लोगों ने। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर। 4000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए किए जाए तो इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, ठीक है। उन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ अंश, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, ठीक है, इंडिया एंड द न्यू वर्ल्ड, ये सब पुस्तकें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक बहुत ही फेमस पुस्तक उनकी बनती है फ्रेंड्स, वो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, पुराने लेटर्स का संग्रह, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो लिखी आप लोग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, ठीक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने जो लेटर्स थे उनका संग्रहण करके उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर बहुत ही फेमस है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं जोग फॉल, क्या ये शरावती नदी के ऊपर में लोकेटेड है? कपिल धारा, क्या ये कावेरी नदी पर लोकेटेड है? धुआंधार जलप्रपात, क्या ये गोदावरी नदी पर लोकेटेड है? मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, कौन सा वाला सही है ये बताएंगे आप लोग। चलिए 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। जोग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये तो आपको पता होना चाहिए कि शरावती नदी के ऊपर में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। कहां पर में? कर्नाटका में, कर्नाटका में, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं कपिल धारा की, तो कपिल धारा फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ना कि कावेरी पर। कपिल धारा नर्मदा, नर्मदा नदी पर है कपिल धारा। धुआंधार जलप्रपात की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ये भी गोदावरी पर नहीं, ये भी नर्मदा नदी पर ही लोकेटेड है। तो कपिल धारा और धुआंधार दोनों नर्मदा नदी के ऊपर में लोकेटेड है, तो दोनों गलत है, बी और सी दोनों गलत है, दोनों नर्मदा नदी के वाटरफॉल्स यहां पर में दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर यहां पर में कौन सा वाला सही है बोला है ना आप लोगों से, तो आंसर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही वाला पूछा है आप लोगों से, बाकी के दो गलत है, ठीक है। अगर कौन सा गलत है ये बोलता तो दो गलत थे तब मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होता, लेकिन यहां पर मैं सही वाला पूछा है, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जोग फॉल जो है फ्रेंड्स कर्नाटक के अंदर में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां लोकेटेड है। कपिल धारा मध्य प्रदेश के अंदर में लोकेटेड है, नर्मदा नदी पर। कपिल धारा अमरकंटक नदी, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, वहां पर में लोकेटेड है। थोड़ा दूर और जाओगे आप लोग, जबलपुर के अंदर में धुआंधार जलप्रपात है, वो भी नर्मदा नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ओके। एक घोषणा की गई है, ठीक है, इसकी इसमें 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर में घोषणा की गई है, घोषणा पत्र जारी किया गया है। बताइए जल्दी से कि कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है। एक डिक्लेरेशन आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और यहां से जो डिक्लेरेशन जारी हुआ ब्रिक्स 2025 का, उसको रियो डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ब्रिक्स 2025 ने काफी सारी चीजों के ऊपर में बात की, उनका एक और चीज थी, ठीक है, यहां पर में जी बिल्कुल आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप लोग बहुत सारे आंसर्स कर रहे हो, ठीक है। तो रियो डिक्लेरेशन जो है उन्होंने घोषणा की, एक होता है ना कि जब सबमिट होती है तो उसके बाद में कोई एक जॉइंट रिलीज किया जाता है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसको रियो डिक्लेरेशन बोला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में एक और चीज हुई, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा के अंदर में हुआ, उसमें ऊर्जा संबंधित कौन सी समस्या उजागर की गई।
डिवाइड बिटवीन कार्बन नेशन एंड इलेक्ट्रोस्टेट्स, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी डोमिनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज, मोर देन वन ऑफ दी वन ऑफ दी अबव। ऊर्जा से संबंधित भी उन्होंने एक बात की, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहां पर मैं ग्लोबल एनर्जी जो स्ट्रेटेजीज है हमारी पूरे दुनिया की, कि किस तरीके से एनर्जी की आपूर्ति भी हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, तो ऊर्जा संबंधी जो समस्या उजागर की गई वो बोला गया कि हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है कार्बन नेशंस जो बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, और एक ऐसे कंट्रीज है जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स। तो इन दो के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या कर दिया गया, दो देशों को डिवाइड करने की बात की गई कि भाई कार्बन नेशंस जो है बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे बेचारे, फिर भी उन लोगों की ऊर्जा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो इसके बीच में विभाजन किया गया और बोला गया कि इनको हमें कम से कम करना है, सारे देश जो है वो एक साथ मिलकर, ठीक है, सारे देशों की ऊर्जा की जरूरत पूरी हो और इस तरीके से बंटवारा ना हो कि कुछ देश बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, डिवाइड बिटवीन कार्बन नेशंस एंड इलेक्ट्रोस्टेट्स। ये ऊर्जा संबंधित जो बात थी उसकी समस्या को उन्होंने उजागर किया, उसके ऊपर में डिस्कशन हुआ ब्रिक्स 2025 के अंदर में। ये क्वेश्चंस की रिवीजन भी आप लोगों को करवा दूंगा मैं, तो प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, G25 G20 की बात करते हैं अब हम लोग, यहाँ पर में आ जाइए, ठीक है। 2025 में G20, अब ये G20 जो है ये फ्रेंड्स बहुत बड़ा ग्रुप है, ब्रिक्स के अंदर में कुछ देश है, G7 के अंदर में 7 देश है, ठीक है, G20 में टॉप 20 इकोनॉमीज, ठीक है, वो शामिल है। तो आपको बताना है कि 2025 की G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, G20 बताइए। G20 जो है फ्रेंड 2023 का भारत ने किया था इसकी मेजबानी, अगर आपको याद हो, G20 इंडिया G20 बहुत बड़ा इवेंट था, फिर ब्राजील ने होस्ट किया। G20 भारत के अंदर में जब हुआ था तब उसमें अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया था पहली बार, जो है जो G20 है, अभी पहली बार ऐसा हुआ कि जो अफ्रीकन यूनियन था वो फुल फ्लैश मेंबर के रूप में उसने पार्टिसिपेट किया 2025 के अंदर में, ठीक है, वैसे इंक्लूड वो 2023 में ही हो गया था। चलिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक इमेज के जरिए दिखाना चाहूंगा कि 2022 का इंडोनेशिया ने आयोजित किया था, पहले वो इंडिया में होने वाला था, फिर इंडिया ने एक्सचेंज कर लिया उसको इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है। तो फिर इंडिया ने किया 2023 के अंदर में, फिर ब्राजील ने किया, और अभी 2025 में साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग के अंदर में। तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक है अभी जो 2026 का है, ठीक है, वो करने वाला है यूएसए, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेंगे, लेकिन उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया अभी कि कौन से शहर में होगा आयोजित, ठीक है, जैसे ये 2025 का जोहानसबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया नहीं अभी कि कहां पर में होने वाला है मेन, लेकिन 2026 का कहा होगा, 2026 का यूएसए के अंदर में होगा, जगह का नाम नहीं बताया अभी तक, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि 2025 की मेजबानी किसने की, G20 की साउथ अफ्रीका ने की, भारत ने जो है फ्रेंड 2023 में की थी और 2024 में ब्राजील ने की थी, 2024 में, और 2022 के अंदर में इंडोनेशिया ने, ठीक है। लिख दो बोला जल्दी से आप लोग यहां पर में। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये एक्चुअल में जो है फ्रेंड 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी उस समय में था तो ऑब्वियसली बात है वो प्रेजेंट टेंस में था क्वेश्चन उस समय का, लेकिन दो एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है उस समय का। तो आप उस समय के हिसाब से बताइएगा कि भारत ने कौन से नंबर की जो है मेजबानी की थी, तो G20 के किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, वो अब वो उस समय 2023 में था, तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर का किया था भारत ने। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता देता हूं पूरा का पूरा, मैं डोंट वरी। देखिए फ्रेंड्स, ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो भारत जो है उसने 18वें नंबर का जो था वो G20 समिट उसके आयोजन किया था, और अभी ये 20वें नंबर का G20 समिट 2025 के अंदर में हुआ, 21वें नंबर का 2026 में यूएसए करने वाला है, ठीक है। तो भारत ने इसमें से आप लोगों ने याद रखना है कि भारत ने 18वें नंबर का जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था G20 का,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी अगर पुराना क्वेश्चन उनको पूछना हो तो। 2025 का शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का था, तो आप लोग इसके अनुसार लगा भी सकते हो यहाँ पर में, ये अगर 18वें नंबर का था तो ये 19वें नंबर का ब्राजील में, और ये 20वें नंबर का। ठीक है, तो अब अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों से तो आप लोग आराम से लगा पाओगे इसको। नेक्स्ट, 2025 में दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है। अब आपको यहां पर दो तीन चीजें क्लियर हुई है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका की G20 की अध्यक्षता, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ठीक है, 20वें नंबर का है, आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। तो 2025 में G20 की अध्यक्षता कहां पर में हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर में हुई थी। उसकी थीम क्या थी ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अलावा आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है, इसकी थीम जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, वो है सॉलिडेटरी, इक्वेलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकजुटता, समानता और स्थिरता, एकजुटता, समानता और स्थिरता। देखिए इतने सारे देश है, इतनी सारी चीजें हैं, उनको साथ में लेकर चलना है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो G20 अफ्रीकी संघ को के सदस्य के रूप में अब इसमें पूरी तरह से शामिल हुआ है। G20 में अफ्रीकी संघ जो है, ठीक है, तो अफ्रीकी संघ 2023 में ही शामिल हो चुका था भारत के अंदर में, लेकिन पहली बार जो है यहाँ पर में, ठीक है, G20 के अंदर में अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया है, अफ्रीकन यूनियन ने। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम चुनिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि दर। आप में से कितने लोग हैं जो एईडीओ के कोर्स में ऐड हो चुके हैं, हाथ ऊपर करके बताओ, टीचिंग परीक्षा के एईडीओ के कोर्स में। अगर आप नहीं हुए हो फ्रेंड्स तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग, आपके पास में सुनहरा मौका है। ठीक है, आप लोगों के लिए केवल 899 रुपीज के अंदर में इतना बेहतरीन, मैं आपको बता दूं कि हमने 1.5 लाख क्वेश्चंस आप लोगों को कहा था। अब टीचिंग परीक्षा अपने जो है प्रॉमिस से कई गुना ज्यादा, अब आप बताइए कितने गुना ज्यादा प्रॉमिस फुलफिल करने वाला है। 8.5 लाख क्वेश्चंस हम आपके लिए और दे रहे हैं। पूरे देश भर की जितनी एग्जाम्स है उनकी सबकी मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो बच्चे आज मेरी फाइनल मीटिंग है, ठीक है, इस चीज को लेकर, तो हो सकता है मैं कल इसकी अनाउंसमेंट कर दूं। तो जो बच्चा उससे पहले ज्वाइन हो चुका होगा उसको फ्री मिलेंगी, उसके बाद में जो बच्चे ज्वाइन होंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि टीआरई 4 में जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे तब तक उन लोगों को भी हम लोग प्रोवाइड कर दे। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो टीआरई 4 में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा केवीएस डी ट्रिपल एस भी अगर आप चाहते हो कि उसके भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो मेरे अनाउंसमेंट के पहले पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए टीचिंग परीक्षा के अंदर में। ठीक है, आप लोगों का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफर्स भी अभी चल रहे हैं, तो आपके पास में सुनहरा मौका है। तो 10 लाख क्वेश्चंस आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये टोटल हो जाएंगे, और मल्टीपल अटेम्प्ट, जितने अटेम्प्ट देने उतने बार आप लोग दे पाइए यहां पर। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि दशकीय वृद्धि दर जो है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ की लगानी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में, मतलब कम से बड़े की तरफ में। अब मुझे एक चीज पता है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ में। अब कुछ भी हो जाए, एक चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे दशकीय वृद्धि दर है, ये एक चीज जिससे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था, मधेपुरा। आप लोग ढूंढिए यहां पर में, ठीक है, मधेपुरा आप लोगों को कहां पर में मिल रहा है, ये है मधेपुरा। कुछ भी हो जाए मधेपुरा सबसे बड़ा है, तो इन ऑप्शंस में सिवान मधेपुरा से आगे नहीं निकल सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता था आपका। एग्जामिनर भाई साहब थोड़ा सा तो ट्रिकी बनाओ यार कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पर मैं देखिए मधेपुरा को पहले दे दिया है, सिवान को ज्यादा दे दिया है, किशनगंज को ज्यादा दे दिया, ये नहीं हो सकता। टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स को मैंने हर बार बार आप लोगों को क्लास में, पेड क्लास में, रैंक बूस्टर में, हर जगह याद करवाया है कि भाई सबसे ज्यादा जो है वो मधेपुरा में है, और सबसे कम जो है वो है आपका गोपालगंज के अंदर में, सबसे कम गोपालगंज में। तो आप लोगों के देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव भी आंसर नहीं हो सकता।
अब आप देखिए आपका गलत होने के चांसेस कितने कम हो गए, या तो आंसर बी होगा या तो ई होगा आपका आंसर, खत्म। ठीक है, या तो बी होगा या तो ई होगा। मधेपुरा सबसे लास्ट में है, ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए सिवान और किशनगंज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। ओके, वैसे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है मैंने, लेकिन आप लोगों को एक क्रिस्प लिस्ट भी आपको दी है, ठीक है, जिसके अंदर में पहले पांच आप लोगों को दिए गए हैं, पहले 5 और आखिरी के 5, ठीक है, दोनों के दोनों आप लोगों को दिए गए। अब आप लोग एक एक करके यहां पर मैं पता करके मुझे बताइए कि सिवान का कितना है, सिवान का देखकर बताइए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग, ताकि आप लोग उसी बहाने बाकी का भी तो देख ले कम से कम आप लोग। भाई सिंपल सा है, गोपालगंज के नीचे में देखिए सिवान सारण दोनों दिए हुए, ठीक है। अब आप देखिएंगे यहां पर मैं सिवान, यहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है, सिवान कितना है 22.25, ठीक है, 22.25। किशनगंज का आप लोग देख लीजिएगा, सिवान है, अब किशनगंज का देख लेते, किशनगंज का क्या सिवान से ज्यादा है, बस इतना देखना है आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं, बाकी सारा का सारा आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है, 30.44, 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल में कितना % जनसंख्या बढ़ गई। अब बताओ आंसर क्या होगा आप लोगों का, बी होगा या ई होगा, दोनों में से जल्दी से कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में आंसर कर दो आप लोग, लिख दो कमेंट के अंदर में, हर कोई बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर में और एईडीओ के अंदर में आप लोगों की फ्रेंड्स रैंक बूस्टर वाली क्लासेस भी चल रही है, उसको भी जरूर करिए आप लोग, जो बच्चे ऑलरेडी पेड कोर्स में जुड़े हुए उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों ने वो भी अच्छे से देखना है। तो ई आंसर नहीं होगा भाई, बी होगा। देखिए सिवान जो है वो कम है, ठीक है, सिवान का आप लोग देख लीजिए ना, यहाँ पर में कितना आ रहा है 22.25 आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, किशनगंज का 30.44 आ रहा है। ओके, तो 22.25 और 30.44, तो सिवान कम है, फिर किशनगंज है, फिर मधेपुरा तो सबसे ज्यादा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आप लोगों की 30.65 के साथ में। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला था। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को जॉब दिलाने वाला क्वेश्चन है। ये एक ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को बाकी कई सारे लोगों से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए टीचिंग परीक्षा में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए ना, भरमार लगा दिए इस तरीके के क्वेश्चन की, जो ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये लिस्ट भी पूरी की पूरी आप लोगों को मिल जाएंगी। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? बेसिकली इनका जो मकसद था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ का स्थापित करने का, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो बुक्स है, ठीक है, बुक्स को भारत में लाकर उनका ट्रांसलेशन करवाया जाए। ट्रांसलेशन भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, ताकि भारतीय लोग भी उसका आनंद दे सके, उसको पढ़ सके और उनसे ज्ञान अर्जित कर सके, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। अब कब की थी? क्या उन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी? सैयद सादुल्ला ने तो नहीं की, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की, सर सैयद अहमद खान है। अब 1875 में की या 1864 के अंदर में की? ये देखिए, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों का, इसी वजह से दोनों को एक साथ रख दिया है हमने, ताकि दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान से कर सके, आपको ईयर भी याद हो जाए और आप लोगों को नाम भी याद हो जाए। तो सर सैयद अहमद खान ने की थी फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, अलीगढ़ के अंदर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना बुक ट्रांसलेशन के लिए, और 1864 में की थी इसकी स्थापना भारतीय भाषाओं में विदेशी पुस्तकों का ट्रांसलेशन करवाने के लिए, ताकि भारत के अंदर में भारतीय लोग विदेशी पुस्तकों को पढ़ सके, ठीक है। कई सारे फ्रेंच बुक थी, इटालियन थी, जर्मन भाषा में लिखी गई थी, उन सारी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करवाना मेन मकसद था, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाता अभी है, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था उसको, ठीक है। बाद में इसी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था, उसी का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था 1920 में। तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1864 में अलीगढ़ में वैज्ञानिक सोसाइटी या साइंटिफिक सोसाइटी, और 1875 के अंदर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। है कोई यहां पर में मदर्स रेड जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा? और एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से जो है मिक्स्ड हमारे क्वेश्चंस जो है हम लोग करें यहाँ पर में, बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक से उन लोगों उसको हम लोग यहाँ पर में कैटर करें।
बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के आंसर्स जो है यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिनिधियों की सीटें आरक्षित है? और मुझे जानकर ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी बच्चे जो है वो कंफ्यूज है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सेशन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर मैं लोकसभा की बात करूं और राज्यसभा की बात करूं, ठीक है, तो लोकसभा के अंदर में एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। एससी और एसटी के लिए तो एससी के लिए 84 सीट्स है, एसटी के लिए 47 है। तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का? 131 टोटल। ओबीसी वगैरह के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होती लोकसभा में। लेकिन वही मैं राज्यसभा में एससी की बात करूं, ठीक है, और एसटी की बात करूं, और हम लोग टोटल भी कर लेते, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए कोई बात है क्या पगलो? जल्दी से बताओ। एससी के लिए 0 सीट्स है। एसटी के लिए सर फिर कुछ तो होंगी? नहीं भाई, 0 सीट्स है। टोटल कितना हो गया सर? 0 सीट्स है। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिटी या कैटेगरी के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। समझा क्या? कितने लोगों को समझा? हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी जल्दी से, समझ गया हो तो। लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है भाई? 0 सीट आरक्षित है। नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। अब हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, जिंदगी भर याद रखना है आप लोगों ने ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे ब्रिक्स में वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है 2025 में? ब्रिक्स देखिए फ्रेंड, जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब कम थी उसकी जो दुनिया में जीडीपी का हिस्सा, जितनी दुनिया की जीडीपी है उसके मुकाबले में। अभी जो है फ्रेंड्स ऐसा अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी है उसका करीब 45% जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 45% आप लोगों ने याद रखना है नॉमिनल जीडीपी का क्या ब्रिक्स देशों के पास में है। ठीक है, 30% पीपीपी का है या फिर 25% नॉमिनल जीडीपी का है। जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, तो आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है? आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स 45%। यहां पर में वो जो ये दिया हुआ है ना, ये एनिमेशन गलत है, यहां पर में ऑप्शन ए होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का 45% है, और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से हम 50% जीडीपी रखते हैं। पीपीपी के हिसाब से ये दो अलग अलग चीजें, एक तो होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो हम लोग 50% रखते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। ठीक है, दुनिया की आधी जीडीपी पीपीपी के आधार पर, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। लेकिन अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखेंगे तो 45% आता है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो 45% ऑफ ग्लोबल जीडीपी नॉमिनल में और 50% ऑफ पीपीपी के आधार पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है आप लोगों का कि अल्जीरिया जो है वो नया जो है सदस्य बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ब्रिक्स जो है उन्होंने डी डॉलराइजेशन के ऊपर में फोकस किया है कि भाई डॉलर का भी दबदबा है पूरी दुनिया के अंदर में, तो डॉलर को कैसे जो है वो किया जा सकता है। रियो समिट जो है 2025 में, ठीक है, रियो समिट जो हुई है, रियो डिक्लेरेशन किया गया, उसमें एआई पर फोकस किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट फाइनेंस। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, एआई कंटिन्यूअसली धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है यहाँ पर में एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बच्चा आगे रहेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई को कैसे हम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो टीचिंग परीक्षा बस 1 या 2 दिन के अंदर में आप लोगों के लिए लिमिटेड, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने फोकस किया कि लिमिटेड जो बच्चे हैं, जो स्टार्टर रहेंगे, अर्ली स्टार्टर, जो सबसे स्टार्टिंग में जुड़ेंगे, उन बच्चों के लिए एआई का जो है हम नेक्स्ट बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो एआई, और जो बच्चे पहले से जुड़ चुके होंगे अभी एआई के अंदर में, पुराने वाले बैच के अंदर में, उनको नया वाला बैच फ्री में मिल जाएगा एआई का। ठीक है, तो हम उसमें भी नए वाले बैच में भी लिमिटेड बच्चों को ही लेने वाले हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे एआई के ऊपर में भी, क्योंकि एआई दुनिया का भविष्य है, ये याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश ने चीन का समर्थन मांगा? ठीक है, कौन सा देश था जिसने चीन का समर्थन मांगा?
एक्चुअली क्या हुआ फ्रेंड्स कि ना ब्राजील बहुत सारी अपनी समुद्री गतिविधियां कर रहा है, उसके ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अब ट्रंप के खिलाफ ब्राजील ने क्या किया, ब्राजील के यहाँ पर में ब्रिक्स समिट हो रही थी, तो ब्राजील ने चाइना को बोला कि चाइना जी हमारी मदद करो। वो ट्रंप चाचा मान नहीं रहे, तो आप हमारी मदद करोगे तो हम ट्रंप को जो है बोलेंगे कि तुम, ठीक है, जाओ तेल लेने, ठीक है, हम तो हमारा जो समुद्री अभियान है, जो समुद्र से हम जो ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो रियो घोषणा पत्र के अंदर में ऊर्जा के ऊपर में काफी सारी बातचीत हुई, ठीक है। तो क्या हुआ था कि चाइना का समर्थन मांगा, क्योंकि ट्रंप ने समुद्री जो ऊर्जा उत्सर्जन है उसके ऊपर में रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया, ब्राजील को धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ पर में नहीं किया, ठीक है, अगर तुमने इसको रोका नहीं, जो समुद्र से तुम ऊर्जा उत्सर्जन कर रहे हो, ठीक है, उसको रोका नहीं, तो तुम पर हम लोग बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे। तो ब्राजील ने बोला चाइना को कि तुम हमारी मदद करो, ट्रंप को तेल लेने जाने दो, ठीक है। तो ब्राजील ने चाइना से मदद मांगी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, कि नेटो, आप लोगों ने प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना है कि नेटो के अंदर में अभी फिलहाल के अंदर में कितनी कंट्रीज है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, नेटो के अंदर में करंटली अभी कितनी कंट्रीज है? तो करंटली जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, नेटो के अंदर में 32 कंट्रीज है। अब नेटो जो है ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। आप एक चीज समझिए, नेटो के अंदर में यूएसए है, नेटो के अंदर में यूके है, नेटो के अंदर में जो है फ्रेंड्स जर्मनी है, इटली है, बड़े बड़े देश नेटो के सदस्य है 32। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटो के अंदर में क्या है, नेटो का आर्टिकल नंबर 5 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 नेटो का, वो ये कहता है कि अगर इन 32 में से किसी भी एक देश पर किसी ने हमला किया, तो ये हमला पूरे के पूरे 32 देशों पर माना जाएगा और पूरे के पूरे 32 देश उस देश के ऊपर में हमला कर देंगे। मान लो कि एक देश है लग्जमबर्ग, छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ठीक है, वो भी नेटो का हिस्सा है लग्जमबर्ग, ठीक है। अब उसके ऊपर में मान लो भूटान को जो है यहाँ पर में गर्मी चढ़ गई, भूटान गया, पता नहीं लेना नहीं देना नहीं, उसने जाके उस पर हमला कर दिया। अब लग्जमबर्ग के ऊपर में हमला, वो नेटो का सदस्य, तो पूरे के पूरे 32 देशों पे माना जाएगा, मतलब यूएसए पे, फ्रांस के ऊपर में, इटली के ऊपर में, सब पे ये जो है क्या माना जाएगा, ये हमला माना जाएगा। और अगर एक भी देश के ऊपर में, इनके एक भी देश पर हमला होता है, तो सारे के सारे देश मिलकर उस दूसरे देश के ऊपर में हमला कर देंगे। ये है, ठीक है, इसका मेन बेसिकली मकसद, ठीक है। तो इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि जो कौन सा वाला सदस्य नहीं है, यूएसए इसका सदस्य है, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है, बेलारूस इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, बेलारूस। आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स पूरी की पूरी, ठीक है। तो 2023 के अंदर में इसके अंदर में फिनलैंड जुड़ा था, ठीक है, अभी स्वीडन भी इसके अंदर में जुड़ चुका है। तो कंटिन्यूअसली कई सारे जो देश है वो उसके अंदर में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मेंबर्स जुड़ रहे हैं और ये बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर में बड़ी बेसिकली क्या है ना कि शर्तें बहुत ज्यादा है। इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सकता, चाइना का भी बनने नहीं देगा चाइना। अच्छा, यूक्रेन के ऊपर में हमला किया क्यों? यूक्रेन के ऊपर में हमला किया ही इन लोगों ने इसीलिए ताकि यूक्रेन जो है वो इसका वो ना बन जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन इसका सदस्य बन गया नेटो का, तो नेटो की जो सेना है वहां पर में आकर रहेगी, ठीक है, यूक्रेन में, और तो फिर यूएसए जो रशिया है उसकी बॉर्डर असुरक्षित हो जाएगी ना इस वजह से, ठीक है। तो फिनलैंड जो है फ्रेंड्स 31वें नंबर का मेंबर बना था इसका, फिनलैंड, ठीक है। और अभी स्वीडन, स्वीडन जो है इसका 32वें नंबर का, 32nd नंबर का मेंबर बन गया, 32nd नंबर का मेंबर, 31वें नंबर का फिनलैंड और स्वीडन बन गया 32वें नंबर का। तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो कौन कौन से कंट्रीज है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों के पास में हैंडी रहे कि कौन सा देश है कौन सा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर ले। मैं ईयर वाइज इसको लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख पाए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं ईयर वाइज इसको कर दिया है मैंने, ओके, अरेंज। तो बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ठीक है, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूएसए, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स ये 12 देश, ये इसके संस्थापक सदस्य है, ओके।
ये 12 सदस्य संस्थापक है। फिर बाद में धीरे धीरे ग्रीस इसमें जुड़ा, तुर्की जुड़ा, जर्मनी इसमें जुड़ा, स्पेन जुड़ा, ठीक है, चेकिया, हंगरी, पोलैंड, पोलैंड इसका भाग है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हंगरी है, ठीक है, बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, ठीक है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है, अल्बेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनिगारो, नॉर्थ मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ठीक है। अभी देखिए फिनलैंड जुड़ा था और अभी स्वीडन भी जुड़ गया है, तो अब ये टोटल मिला के 32 कंट्रीज हो चुके हैं इसके अंदर में। ओके, एक बार आया था ना क्वेश्चन आप लोगों को, कितने लोगों को याद है कि एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से मेंबर्स है उसके, कौन से मेंबर्स नहीं है? याद आ रहा है आप लोगों को? इंडिया नहीं है इसके अंदर में, और इंडिया बन भी नहीं सकता इसका सदस्य, क्योंकि इंडिया बनेगा तो चाइना बनने नहीं देगा। जैसे रशिया और इसका हो गया ना युद्ध यूक्रेन का, उससे ज्यादा भयंकर युद्ध होगा इंडिया अगर बोलेगा तो। इंडिया जाएगा भी नहीं वहां पर में कभी बनने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि एक तो बनाएंगे नहीं, वो बेइज्जती हमारी खुद की होंगी, ठीक है, और दूसरा चाइना बनने नहीं देगा हमको उधर में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कहां पर भी रिजर्वेशन नहीं है। देखो लोकसभा में तो है, ठीक है, लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, ठीक है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है, विधान परिषद जो है वहां पर में भी नहीं होता, विधानसभा में होता है। देखो विधानसभा में रिजर्वेशन होता है, ठीक है, विधानसभा में, जैसे आपको पता है बिहार विधानसभा के अंदर में 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए सीट आरक्षित है विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में जहां जहां भी जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर में ये नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का बी और सी हो जाएगा, कहां पर में नहीं है तो मोर देन वन ऑफ दी अबव। लोकसभा के अंदर में तो है, ठीक है, लोकसभा के अंदर में, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, अलग अलग राज्यों की विधान परिषद, वहां पर में ये लागू नहीं होता। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में इंपॉर्टेंट वाले जो संवैधानिक संशोधन है उनको हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मैंने आपको बोला है कि इंडियन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अगर आप कहोगे कि एक सेशन लगा दीजिए सर उसके ऊपर में पूरा का पूरा, तो मैं वो सेशन भी लगा सकता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, ये पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत, इसका भाषाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। इसमें शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा गया था, शेड्यूल 11, मैंने आपको बोला है कि शेड्यूल भी आपको बताऊंगा, और पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 11 पार्ट नंबर 9। 92nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये भाषा से डील करता है, ओके, इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया था, और इन भाषाओं को जोड़कर अब जो टोटल नंबर हो गया है हमारा भाषाओं का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई है। तो 8th शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 8वीं अनुसूची के अंदर में इसको जोड़ा गया। 12 पहले 14 थी, अब 22 भाषाएं हो चुकी है, ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2003 में ये कानून बना था, संवैधानिक संशोधन हुआ था इन भाषाओं को जोड़ने के लिए, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ था 2004 में, इसको भी याद रखना है आपने। तो कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि मैथिली कब भाषा बनी, तो अगर संवैधानिक संशोधन बोला जाए तो 2003 में, अदरवाइज लागू कब हुआ वो ये बोला जाए तो 2004 के अंदर में, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि 101 नंबर का संविधान संशोधन, 101 नंबर का संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जोड़े गए, 246A जोड़ा गया आप लोगों का, ठीक है, 269A जोड़ा गया, 279A जोड़ा गया। ये जो 279A है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके जरिए जो है फ्रेंड जीएसटी काउंसिल की बात की जाती है, जीएसटी काउंसिल, और ये जीएसटी काउंसिल ही जीएसटी टैक्स लगाती है। तो जीएसटी काउंसिल का गठन 279A के जरिए किया गया, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, 279A के जरिए जोड़ा गया है आपका, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। और इस जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है हमारे वित्त मंत्री, अभी निर्मला सीतारमन जी जो है वो वित्त मंत्री है, और बाकी राज्य वित्त मंत्री जो होते हैं, मतलब वित्त मंत्री के साथ में जो और उनके अटैच मंत्री होते हैं वो, और पूरे राज्य के जितने भी वित्त मंत्री है अलग अलग राज्यों के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज याद रखना है आप लोगों ने। अभी कौन सा बच गया भाई? ये बच गया एक 103 नंबर का। इस आप लोगों में से कोई है या आपके पहचान का कोई है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में आता है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में 10% आरक्षण देने की जो बात 2019 में की गई थी वो इसी के जरिए की गई थी, ठीक है। 2018 में ये पास हुआ था, और फाइनली जो है फ्रेंड्स इसको प्रभावित कर दिया गया था 14 जनवरी 2019 से, ठीक है। तो ये एक्ट
103 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 जो कि 2019 में जाके लागू हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डील करता है। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण देता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो अभी यहां पर मैं अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम लोग कि संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 73वें संविधान संशोधन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और इन दोनों के समय में नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जीएसटी लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज क्या आप लोग, हर कोई बच्चा जल्दी से कमेंट में मेरे बताने के पहले लिख सकता है कि जीएसटी लागू कब हुआ था, कब लागू हुआ था जीएसटी। 5000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग दबा के शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताता रहूं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो 1 जुलाई, ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई, ठीक है। कौन सा, 2016, 17, 18, 19, 20, क्या? तो 2017। देखिए एग्जामिनर आपको यहां भी कंफ्यूज करेगा, प्लीज इसको याद रखना है। जीएसटी लागू कब हुआ था? 2017 में। जीएसटी काउंसिल, यहां पर में जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है, ठीक है, जीएसटी की परिषद जो जीएसटी लगाती है, एक्चुअल में जीएसटी डिसाइड करती है कितना रेट रहेगा, 279A। प्लीज इसको याद रख लेंगे आप सभी के सभी, 279A। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। बाकी जो है फ्रेंड्स, भाषाओं के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओरिजिनली 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, मेरे साथ साथ में रिवाइज करो आप लोग जल्दी से, कितनी भाषाएं थी ओरिजिनल संविधान के अंदर में? 14 भाषाएं थी। उसके बाद में पहली बार कोई भाषा को जोड़ा गया, वो कौन सी भाषा थी जो कि पहली बार जोड़ी गई संविधान संशोधन के जरिए? तो वो भाषा थी फ्रेंड्स सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वें नंबर के रूप में। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में 71वें संविधान संशोधन के जरिए। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का भी हाल फिलहाल के अंदर में, यूपी आपके बिहार पुलिस एसआई के अंदर में, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली ये जोड़ा गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज का जो लीडर बोर्ड था, रेफर एंड अर्न, आप सभी को पता है कि आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में अर्निंग भी कर सकते हो। आपका जो कूपन कोड है, आपका जो कोड है, वो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में सबको बोल सकते हो कि आपके इससे खरीद ले, आपके जो डिस्काउंट है आपका उससे वो ले ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, काफी सारे बच्चे जो है एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, और उनका मेहनत का फल भी उनको मिल रहा है। रवि सिंह जी जो है वो कल टॉप पर थे, रवि सिंह जी, ठीक है, 2336 कॉइन्स के साथ में। और हर एक कॉइन का मतलब होता है, ठीक है, एक कॉइन का मतलब है 1 रुपये। तो उन्होंने कितने रुपीज अर्न की कल? 2336 रुपए अर्न किए, ठीक है। सौरभ झा जो है उन्होंने 2160, ठीक है। विकास शर्मा 1948, निधि चौबे 1909, रश्मि कुमारी तिवारी 1918, ठीक है। तो प्रिया ठाकुर 1782, दीपक वर्मा 1610, आनंद सिन्हा, ठीक है, 1530, रिंकी यादव 1550। अच्छा, ये इन्होंने ज्यादा किया था, ठीक है, इन्होंने, रिंकी यादव ने, ठीक है। प्रतिभा पांडे जो है उन्होंने 1205 कॉइन्स। तो ये उनकी अर्निंग थी आज की। तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, ओके, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, आप एक दूसरे के इससे कूपन कोड से भी आप ले सकते हो, रेफरल कोड से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की अर्निंग का चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए, विच अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है दिया था। अब मुझे सारे के सारे बताएंगे यहां पर मैं जल्दी से, सारे संवैधानिक संशोधन जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उनके सभी के बारे में, ए बी सी सबके बारे में आप लोग बताते जाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पहले नंबर के ऑप्शन की, तो 92nd नंबर का जो संविधान संशोधन था उससे बोडो, डोगरी, ठीक है, संथली और मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 73rd नंबर का संविधान संशोधन जो है ये आपका पंचायत से डील करता है, पंचायत। इसके जरिए कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, ये आप बताएंगे मुझे, कौन सा शेड्यूल है और कौन से नंबर का पार्ट है? जल्दी से कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। इस शेड्यूल के अंदर में कितने काम दिए गए हैं? 103 नंबर का संवैधानिक संशोधन जो है फ्रेंड्स, इसमें 10%
आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा गया है, जिसमें 29 काम है पंचायतों के, और पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया है। ठीक है, भाग नंबर 9 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो आज का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट वाज द डेट ऑन विच जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड? पूरे देश भर के अंदर में जीएसटी को कौन से तारीख को इंप्लीमेंट किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांच हजार लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। और जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो बीपीएससी के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई के, वो आज के आज जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के पास में एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करने का। बहुत सारे न्यू फीचर्स हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ में हमने आपको हर अटेम्प्ट का स्कोर बताना भी स्टार्ट कर दिया है अभी, कि आप अटेम्प्ट पे क्लिक करिए, पहले अटेम्प्ट में आपका कितना स्कोर था, रैंकिंग क्या थी, दूसरे अटेम्प्ट में आपका स्कोर क्या था, कितनी रैंकिंग थी। तो अब आप अपने अटेम्प्ट को देख सकते हो कि कितने अटेम्प्ट में आपने क्या स्कोर किया था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम बहुत जल्दी फीड वाला सेक्शन जो है वो लेकर आने वाले हैं। हमने ग्रुप्स बना दिए हैं हर पेड कोर्स के अंदर में, जहां पर में हम आपको क्विज दे सकते हैं अभी। ठीक है, अब आप टीचर से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो। टीचर का नाम वहां पर में आप लिस्ट आएंगी, वहां पर में टीचर का नाम आएगा, उन टीचर से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, वो टीचर को डायरेक्टली वो डाउट चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कर दी है। ओके, इसके अलावा एईडीओ का भी आप लोगों के लिए तैयारी अब बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि वो जो 8.5 लाख क्वेश्चन है, हम उन लोगों के लिए जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो बच्चे मेरे अनाउंसमेंट के पहले पहले तक परचेस कर चुके होंगे। तो आप लोग जितने भी कोर्सेस है उसके अंदर में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, चाहे केवीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, बीपीएससी टीआरई हो, एडब्ल्यू एईडीओ हो, सभी में, सुपर टेट ना। तो 1 जुलाई 2017 को जो है फ्रेंड्स ये लागू हुआ था देश भर के अंदर में। बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य जो विवाहित जोड़े के प्रेम और तकरार को दर्शाता है। प्रेम और तकरार, कितने लोगों की शादी हो गई भाई यहाँ पर में? बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिहार का वो लोकप्रिय नृत्य जो प्रेम और तकरार को दर्शाता है। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर में ये ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा वगैरह लेकर बैठते हैं, उसके अंदर में गाना बजाना होता है। जाट जाटिन जो नृत्य है और संगीत है, ठीक है, जाट जाटिन, इसमें क्या होता है, वो बात की जाती है, उसके अंदर में बताया जाता है कि प्रेम रस क्या था, प्रेम हुआ। ठीक है, वो एक हरियाणवी सॉन्ग था ना, बस मैं मतलब जस्ट रिलेट कर रहा हूँ कि मारे पेट में होड़ी गुड़गुड़ तो जे मैंने पिया जी को बतायो, मतलब मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी जब मैंने पिया जी को बताया, मारो बलमो बड़ो सयानो ठंडो कोको कोलो ले आयो। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब आप समझ लीजिए कि ये, ठीक है, मिथिला क्षेत्र के अंदर में जाट जाटिन संगीत और नृत्य होता है, वहां पर में डांस किया जाता है, सॉन्ग्स और वो ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा वगैरह का इस्तेमाल करते हुए। ग्रामीण जीवन के अंदर में प्रेम, ठीक है, उसको दर्शाया जाता है। कई बार प्रेमियों के बीच में जो झगड़ा तकरार हो जाती है उसको बताया जाता है यहाँ पर में। तो इसका सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, रिश्तों और सामाजिक जो भावनाएं हैं उनको दर्शाता है ये गीत। ठीक है, इसके अलावा गरीबी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है, जो उनको चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, फिर इस गरीबी के बीच में भी किस तरीके से प्रेम से रहा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स इसमें दर्शाई जाती है। मिथिला क्षेत्र के अंदर में ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो जाट जाटिन बिहार का एक फोक डांस है, स्पेशली मानसून सीजन के अंदर में होता है। ठीक है, जाट जाटिन तो लोकप्रिय नृत्य है, विवाहित जोड़ों के प्रेम और तकरार को दर्शाता है। ठीक है, जाट जाटिन मंजीरा हारमोनियम वगैरह लेकर गाना गाया जाता है, डांस किया जाता है इसके अंदर में। तो जाट जाटिन, ठीक है, याद रख लेना है आप लोगों ने, कभी हो सकता है एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है? एकदम स्पीड में आंसर करेंगे आप लोग। तो ये सोनपुर मेला कौन से दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है? गंगा गंडक, गंगा कोसी, महानदी गंडक। तो गंगा और गंडक नदी का जो संगम है फ्रेंड्स, ठीक है, वहां पर में आयोजित होता है। कौन से जो है पूर्णिमा को आयोजित होता है ये भी बता देंगे आप लोग। सोनपुर मेला, इसको एक और नाम से जाना जाता है वो भी बता देंगे। तो इसको हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हरिहर क्षेत्र मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है ये, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है,
तो गंगा और गंडक क्षेत्र के हरिहर क्षेत्र मेला इसलिए बोलते हो क्योंकि हरिहर क्षेत्र मंदिर वहां पर में लोकेटेड है। यहाँ पर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है, सोनपुर पशु मेला, ठीक है। नाउ बिहार का अनोखा त्योहार कौन सा है? इनमें से कौन सा वाला जो बिहार का है, मतलब स्पेशली बिहार के अंदर में मनाया जाता है उसको स्पेशली बिहार, बिहार से ही वो बाकी बाकी जगह पे भी आता है, लेकिन वो एक्चुअली उसकी उत्पत्ति बिहार से हुई है, ठीक है। तो छठी मैया की पूजा की जाती है इसके अंदर में, सूर्यदेव की जो पत्नी है उषा, ठीक है, उनकी इसमें होता है छठी मैया, उनके नाम से भी उनको जानते हैं, ठीक है। तो दीपावली के बाद में, ठीक है, दीपावली के बाद में छठवें दिन से ये स्टार्ट होता है आपका छठ पूजा। ओके, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है फ्रेंड्स। दीपावली, बीसू, ठीक है, विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी, ये सब तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, छठ पूजा ये स्पेशल त्योहार है जो बिहार और भोजपुर, ठीक है, गंगा के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां पर में स्पेशली बहुत ज्यादा मनाया जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर में भी ये मनाया जाता है, झारखंड के अंदर में भी, जहां जहां पर में फिर जाके बिहारी बसे उनके बीच में भी मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति बिहार से होती है। इसी वजह से बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ठीक है। नाउ स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये बता देंगे आप लोग। देखिए, अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी, मुरारजी देसाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जॉन मथाई। तो आर के शनमुखम चेट्टी जो थे फ्रेंड्स, ये भारत का जो है आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे, आजाद भारत के। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है, आर के शनमुखम चेट्टी, पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। मुरारजी देसाई वैसे जो है फ्रेंड्स बाद में बहुत लंबे समय तक मैक्सिमम बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया है, मैक्सिमम बजट्स, ठीक है, बजट्स अब तक 10 बजट वो प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो कभी बने ही नहीं इसके अंदर में, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते थे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर के शनमुखम चेट्टी जो थे इन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम बजट अब तक 10 बार प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के पास में है, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 10 में ब्लैंक पर अनुच्छेद शामिल है, किसके ऊपर, कौन से चीज के ऊपर में बात की गई है भाग नंबर 10 में? तो भाग नंबर 10, अगर आपको पता हो फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, टोटल 25 पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में नागरिकता के बारे में बात की गई है, ठीक है। भाग नंबर 1 में भारत के क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। भाग नंबर 2 के अंदर में नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है। भाग नंबर 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। भाग नंबर 4 के अंदर में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है, ठीक है, डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग नंबर 4 ए के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। इस तरीके से पूरा है ये, ठीक है। भाग नंबर 1 के अंदर में भारत का नाम इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत वगैरह, और वो उसका जो पूरा एरिया है, राज्यों का नाम और राज्यों के बारे में बात की गई है इसके अंदर में, ठीक है। तो इसी तरीके से भाग नंबर 10 जो है फ्रेंड्स वो डील करता है आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, ठीक है। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और अनुसूचित जातियां और जनजातियां, इनके बारे में बात की गई है, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। ओके, दल बदल जो बच्चे बोल रहे हैं वो भाग नंबर 10 नहीं है, वो शेड्यूल नंबर 10 है। देखो शेड्यूल और भाग में फर्क है, ठीक है। शेड्यूल नंबर जो 10 है वो दल बदल से डील करता है, दल बदल वो शेड्यूल है, ये भाग है 25, ठीक है। भाग की संख्या या पार्ट्स की संख्या है 25, भाग इज जस्ट लाइक चैप्टर्स, तो 25 पार्ट में डिवाइड है हमारा भारत का संविधान, ठीक है, भाग। और अगर वही हम शेड्यूल या अनुसूचियों की बात करेंगे यहाँ पर में, तो वो 12 है, टोटल थी पहले 8, फिर अभी 4 और जोड़ी गई तो 12 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए एक सेशन इसके ऊपर में भी लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर में कि सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, ठीक है। तो ये आयोजित होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है,
सिक्किम में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो ये बिहार में आयोजित होता है सोनपुर पशु मेला। कौन से दो नदियों के संगम पर होता है ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। केवल 40 लाइक्स हम लोग दूर है 5000 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ओके, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपने ये बताना है कि ये कौन से जिले के अंदर में आयोजित होता है ये भी बता सकते हो आप लोग। साथ ही साथ आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी पूर्णिमा को आता है ये। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी यहीं पे लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ताजे पानी की झील है, और इसके अंदर में कौन सी नदी जो है वो पानी डालती है? कौन सी नदी है जो इसमें पानी डालती है? ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। एक तरफ से एक नदी आती है जो इसमें पानी डालती है, फिर दूसरी तरफ से निकल जाती है। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को बताया हुआ है। तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। आप लोगों का एक डिसीजन आपको एग्जाम क्लियर करवा सकता है, कहीं बाद में अफसोस ना हो। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू है, वुलर है, ठीक है, नाल सरोवर है, सांबर है। तो वुलर झील जो है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी है। इसमें कौन सी नदी पानी पोषित करती है, पानी लेकर आती है? गंगा बोलने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेंगी भाई, ठीक है। तो वुलर झील जो है इसके अंदर में झीलम नदी जो है वो पानी डालती है, झीलम। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का ये। इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। कोसी भी कहां से आ गई नदी, ठीक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर में है। ओके, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। वुलर लेक सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जम्मू कश्मीर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का उसके अंदर में, इसमें झीलम नदी पानी जो है वो पोषित करती है। ये यहाँ पर मैं आप देखिए जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ कोलेरू झील जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो कोलेरू झील कहां पर में है? कोलेरू झील आप लोगों को मिलेंगी आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है, कोलेरू झील। तो कोलेरू झील के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर में है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, और कौन से दो नदियों के बीच में है कोलेरू झील, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर में कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में। इसके अलावा जो है फ्रेंड थार डेसर्ट के अंदर में, एक राजस्थान के अंदर में, ठीक है, नाल सरोवर लेक है। नाल सरोवर लेक ये छोटी सी झील है, नाल सरोवर लेक राजस्थान के अंदर में। सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है, हमारे इंडिया की इनलैंड मतलब अंदरूनी इलाके में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वैसे हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का उड़ीसा के अंदर में है, लेकिन वो कोने में है, मतलब तटवर्ती इलाके में है। अगर भारत के अंदरूनी इलाके में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील राजस्थान में, जयपुर के पास में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। सोनपुर दुनिया भर में किस मेले के लिए जाना जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये याद रखना है, जो 10,000 प्लस एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आई होप आप सभी लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर सोनपुर दुनिया भर में किस मेले के लिए जाना जाता है? तो ये पशु मेले के लिए जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वें नंबर की अनुसूची किस चीज से डील करती है? भारतीय संविधान की 7वें नंबर की अनुसूची, आपको पूरी 12 की 12 अनुसूचियां मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो भारत के 7वें नंबर की जो अनुसूची है, हम सात सात है, ठीक है, और सात रहकर पावर का बंटवारा कि भाई कौन सा काम कौन करेगा। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र सरकार की सूची, केंद्र सरकार कौन कौन से काम करेंगी, राज्य सरकार कौन कौन से काम करेंगी, और एक समवर्ती सूची भी है जो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर, हम साथ साथ है लेकिन काम बांट के मिल बांट के करेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, हम साथ साथ है, ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो 7वें नंबर का शेड्यूल है इसमें आर्टिकल नंबर 246 इससे बेसिकली प्रावधान लिए गए, इसके वजह ये आर्टिकल नंबर 246 ने 7वें नंबर की अनुसूची बनाई है, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज आप लोगों से चाहूंगा, ठीक है, कि क्या हम इसको कल और कंटिन्यू करें? कितने लोग चाहते हैं कि कल भी इसको कंटिन्यू करें? ठीक है, कल और टॉपिक्स हम इसके अंदर में जोड़ देते हैं, बताइए जल्दी जल्दी से, कल भी इसको करें हम लोग?
जल्दी जल्दी बताइए कितने लोग चाहते हैं कि और इसको कंटिन्यू किया जाए, कल भी इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन क्या मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अभी के अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होगा वहां पर मैं जाकर जितने भी, जैसे यहाँ पर मैं 3800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जाकर उस सेशन को लाइक कर देंगे, उसमें वहां जाके लिख देंगे कि जी सर हम आ जाएंगे क्लास के अंदर में। ठीक है, आज केबीसी होगा आपका, कौन बनेगा चैंपियन आपका होने वाला है, तो आज उसके अंदर में भी आप लोग जरूर जरूर जुड़िएगा कल की तरह ही। और जो बच्चे एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं एक बार नंबर दिखा दीजिएगा प्लीज टीम जल्दी से, ठीक है, ताकि सारे बच्चे जो है वो नंबर नोट कर ले कि कौन से नंबर पे कॉल करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे में दिख रहा होगा एईडीओ का कोर्स है, उसमें जुड़ सकते हो आप, या फिर ये जो नंबर दिख रहा है आपको 9697884447611101 इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी कोर्स में आपको जुड़ना है। ठीक है, और मैं जैसे ही आप लोगों को वो घोषणा करूंगा, ठीक है, 8.5 लाख क्वेश्चन की, उससे पहले पहले जितने भी बच्चे जुड़ चुके होंगे उन सभी को 8.5 लाख क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बाकी लोगों को अलग से उसको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, हाँ जी हाँ, टेस्ट की बात करूं मैं आप लोगों से तो इसकी टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। ठीक है, भगवान आपको तरक्की दे। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए टेस्ट जो है फ्रेंड्स, इसकी यहाँ तक की जो टेस्ट है आपकी, ठीक है, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर में जाकर आप, ठीक है, जो केबीसी वाला हमारा है ना, केबीसी का जो फोल्डर है, सबको पता है केबीसी वाला फोल्डर, उसी के अंदर में आप चले जाइएगा। ठीक है, आज रात 12 बजे तक ये टेस्ट लाइव रहेंगी आप लोगों की, 12 बजे तक। ठीक है, बस 5 मिनट दीजिए अभी आप लोग, 5 मिनट बाद आप लोग ऐप में चले जाइए और ऐप में जाकर केबीसी के अंदर में, केबीसी वाले में ही आज की टेस्ट हम लोग डाल देंगे अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट के अंदर अंदर में। यहां तक कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे की आप लोग टेस्ट दे पाओगे, मल्टीपल अटेम्प्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आप लोग जितने बार चाहो उतने बार उसको दे सकते हो टेस्ट को, और मल्टीपल अटेम्प्ट तो आपने देख भी सकते हो आप लोग। ओके, तो केबीसी वाला फोल्डर आपको कहां पर में मिलेगा, आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में यहाँ तो एक तो सर्च का बॉक्स है, केबीसी आप टाइप करोगे वहां भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है आपकी, फ्री सबके लिए। ओके, या फिर यहाँ पर में फ्री कंटेंट का एक ऑप्शन है, फ्री कंटेंट का, ठीक है, फ्री कंटेंट का, वहां पर में भी चले जाओगे तो भी मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे आपको, या नीचे में लिंक डाल देंगे आप लोगों के लिए। एक बार आप सुसु वगैरह करके आ जाइए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो यहाँ पर में, ठीक है, पानी वानी पी के आना है वो भी आ जाइए आप लोग। और फिर यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के यहाँ पर इसी सेशन के नीचे में वो लिंक दे देंगे हम लोग, डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे उस कोर्स पे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे केबीसी वाले सेशन में आज 7 बजे। तो आज देखते हैं कि टॉप 10 में कौन आता है, तो पढ़ाई करिए अच्छे से। आज के सेशन, आज के जो क्वेश्चन है उसी पर से लूंगा मैं, आज इसको रिवाइज करोगे क्या एक बार और, इस पूरे सेशन को आज केबीसी इसी के ऊपर में लेता हूं मैं आपका, आज का केबीसी आज के सेशन पर बेस्ड, आज के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली जो क्लास है, कल नेक्स्ट डे वाली, उसके ऊपर में पिन कर दी गई है। ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, तो वहां चले जाइए उस क्लास में, लाइक कर दीजिए उस सेशन को, और फिर आप लोग जो है केबीसी के कोर्स की लिंक पेस्ट कर दी गई है, मुझे बताया जा रहा है टीम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जाकर उस सेशन के अंदर में जाकर भी आप लोग डायरेक्टली लिंक ले सकते हो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वीकली टेस्ट भी होंगे आप लोगों की। केबीसी कहां पर में होता है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में होता है आपका, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे 14 दिन का हम लोगों ने ये केबीसी स्टार्ट किया है और बहुत पसंद आ रहा है बच्चों को। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।